इमेजिन करें, अगर एक फैक्ट्री में दो लोग काम करते हैं, एक आदमी रोज 12 घंटे मेहनत करता है लेकिन उसे सिर्फ इतनी सैलरी मिलती है कि मुश्किल से घर चल सके। दूसरी तरफ फैक्ट्री का ओनर बगैर मशीन चलाए लाखों कमा लेता है। क्या ये सिस्टम फेयर है? इसी सवाल ने एक फिलोसोफर को पूरी दुनिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम चैलेंज करने पर मजबूर कर दिया। उस फिलोसोफर का नाम था कार्ल मार्क्स, जिसकी पैदाइश 1818 में जर्मनी में हुई। वो सिर्फ फिलोसोफर नहीं बल्कि इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट और रेवोल्यूशनरी थिंकर भी था। आज अगर आप कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या कम्युनिज्म की बात करते हैं तो उस डिस्कशन में कार्ल मार्क्स का नाम जरूर आता है। उसके आइडियाज ने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेजर वर्क्स। मार्क्स को समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझनी होगी। 18 और 19वीं सदी में यूरोप में फैक्ट्रीज बहुत तेजी से बनी, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन वर्कर्स की जिंदगी बेहतर ना हुई। मजदूर 12 से 14 घंटे काम करते थे, सैलरी बहुत कम थी और वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी। मार्क्स ने ये सब देखा और कहा, प्रॉब्लम सिर्फ गरीबी नहीं, पुअर इकोनॉमिक सिस्टम है। उसकी दो सबसे फेमस बुक्स, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उसने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ लिखी, और दास कैपिटल जहां उसने कैपिटलिज्म के डिटेल्ड एनालिसिस दिए। मार्क्स का मकसद सिर्फ सिस्टम को क्रिटिसाइज करना नहीं था, वो उसे समझना और फिर उसे बदलना भी चाहता था। अब देखते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। अब आते हैं मार्क्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सबसे पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये नाम मुश्किल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मार्क्स कहता है हिस्ट्री को समझना है तो किंग्स या वार्स को मत देखो, ये देखो कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, लोग किस तरह प्रोडक्शन करते हैं और रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में हैं। उसका मानना था कि इकोनॉमिक्स ही पॉलिटिक्स, लॉ और सोसाइटी को शेप देती है। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स कहता है कि अब तक की हिस्ट्री असल में डिफरेंट क्लासेस की लड़ाई की हिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उसने दो मेजर क्लासेस बताई, बोर्जगाजी यानी फैक्ट्री ओनर्स और कैपिटलिस्ट, और प्रोलेटरिएट यानी वर्कर्स। मार्क्स के मुताबिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ओनर प्रॉफिट कमाता है जबकि वर्कर अपनी मेहनत का पूरा रिवॉर्ड नहीं ले पाता। इसी अनइक्वल रिलेशनशिप की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और मार्क्स कहता है ये कॉन्फ्लिक्ट एक दिन रेवोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट कमाता कैसे है और मार्क्स इस सिस्टम को एक्सप्लॉयटेशन क्यों कहता है? अब देखते हैं सरप्लस वैल्यू क्या है। कैपिटलिस्ट अमीर होता कैसे है? मार्क्स इसका जवाब देता है सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक वर्कर एक दिन में 100 शर्ट्स बनाता है। उन शर्ट्स को मार्केट में 1 लाख रुपए में बेचा जाता है, लेकिन उस वर्कर को सैलरी सिर्फ 10 या 15 हजार मिलती है। बाकी पैसे वो फैक्ट्री ओनर के पास चले जाते हैं। मार्क्स कहता है कि वर्कर की मेहनत से जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हुई उसे सरप्लस वैल्यू कहते हैं और इसी से कैपिटलिस्ट प्रॉफिट कमाता है। यहाँ से मार्क्स एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देता है, एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब सिर्फ उदासी या डिप्रेशन नहीं, पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब है वर्कर ग्रेजुअली अपनी मेहनत, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी आइडेंटिटी से दूर चला जाता है। एक वर्कर सिर्फ मशीन का एक छोटा सा पार्ट बनकर रह जाता है। उसे ना अपनी बनाई हुई चीज पर कंट्रोल होता है और ना ही उसे अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिलती है। मार्क्स के नजदीक ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान था। इसीलिए वो कहता है जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वर्कर्स एक दिन मिलकर रेवोल्यूशन करेंगे। अब सवाल ये है, रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा? मार्क्स के मुताबिक सबसे पहले वर्कर्स पावर हासिल करेंगे। इस स्टेज को उसने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट कहा। यहाँ डिक्टेटरशिप का मतलब पर्सनल डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि वर्कर्स की पॉलिटिकल अथॉरिटी है। इसके बाद ग्रेजुअली क्लासेस खत्म हो जाएंगी। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ
मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएंगी और आखिर में एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। ऐसी सोसाइटी जहां ना रिच क्लास होगी, ना पुअर क्लास और ना ही एक्सप्लॉइटेशन। मार्क्स का फेमस प्रिंसिपल था, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यानी हर इंसान अपनी एबिलिटी के मुताबिक कंट्रीब्यूट करे और उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिले। लेकिन मार्क्स की थ्योरी पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिक्स कहते हैं कि उसने कैपिटलिज्म की अडेप्टेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया। आज कई कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने लेबर लॉज, मिनिमम वेजेस और सोशल वेलफेयर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। दूसरी तनकीद ये है कि कुछ कम्युनिस्ट स्टेट्स में इक्वलिटी की बजाय अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स देखने को मिली। इसलिए मार्क्स की थ्योरी जितनी इन्फ्लुएंशियल है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी है। अब देखते हैं मॉडर्न रेलेवेंस। क्या कार्ल मार्क्स आज भी रेलेवेंट है? जवाब है बिल्कुल। आज जब इनकम इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स राइट्स या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो मार्क्स के आइडियाज दोबारा डिस्कस किए जाते हैं। हो सकता है हर इंसान उसके सोल्यूशन से अग्री ना करे, लेकिन उसके क्वेश्चंस आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ने दुनिया को मजबूर किया कि वो सोचे इकोनॉमिक सिस्टम किसके हक में काम कर रहा है, और शायद इसी वजह से कार्ल मार्क्स दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर्स में शुमार होता है। जी, तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है। अब आ जाते हैं पर्सनल व्यू की तरफ। अच्छा, कार्ल मार्क्स की बात की तो मुझे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि उसने वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने ला कर रख दिया। आज भी लेबर राइट्स, मिनिमम वेजेस और सोशल जस्टिस की डिस्कशंस में उसका नाम ज़रूर नज़र आता है। हाँ, इस बात से एग्री नहीं किया जा सकता कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ क्लास रिवोल्यूशन है। मेरे ख्याल में सस्टेनेबल सिस्टम वो होता है जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और सोशल जस्टिस भी। इसलिए मार्क्स को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम उसकी हर बात से एग्री करें या ना करें।